कोलोसियम के अंदर लूफी सभी से बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है और सभी लोगों को ढेर करता जाता है। हाँ भी कौन है अगला? तभी इसका सामना ब्रूटल बुल से हो जाता है। अब ब्रूटल बुल का सामना लूसी से होने वाला है। देवी और सज्जनों, ब्रूटल बुल इतना सारा खतरनाक है कि उसने आधे से ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही फाइट में मार गिराया था और इसीलिए इसे ब्रूटल बुल कहा जाता है। और ब्रूटल बुल लूफी की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है इसे मारने के लिए, पर लूफी यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। अरे ये क्या लूसी डर के मारे पैरालाइज हो चुका है दोस्तों। और तभी लूफी इस बुल के सामने से गायब हो जाता है। हाँ भी यहाँ पर हूँ मैं, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? लूफी ने अपना सेकंड गियर यूज किया है। ये देखकर बुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूसी इसे देखकर हंस रहा होता है और दोबारा से लूफी पर हमला करने के लिए ये बुल आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लूफी अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है, जिसकी वजह से ये बुल डर के मारे यहीं पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारी ऑडियंस हैरान रह जाती है कि अब ये हुआ क्या? ये ब्रूटल बुल तो रुक गया है। आखिर लूसी ने किया क्या है दोस्तों? और लूफी एक प्यारी सी स्माइल करता है और इस बुल से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बुल, और जंप करके इस बुल के ऊपर बैठ जाता है। चलो भाई साथ में लड़ते हैं। यकीन नहीं होता है दोस्तों, वो कोलोसियम के यमराज के भैंसे की सवारी कर रहा है। लूसी कमाल का इंसान है। अब इसके बाद हम ग्रीन बिट में देखते हैं, जहाँ पर फुजीतोरा के उस हमले की वजह से टोनटाटा किंगडम हिलने लगता है और सभी लोग घबरा जाते हैं और उस सब भी बुरी तरह से डर जाता है। अरे नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। क्या? और टोनटाटा किंगडम के सभी लोगों को उस सब पर शक होने लगता है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल ये जगह मेरी हाकी की वजह से हिल रही है। हाकी? ये तो वही टेक्निक है ना जिसका यूज करके तुमने फिशमैन आइलैंड के अंदर 50,000 विलेंस को एक ही बार में ढेर कर दिया था। भाई साहब, इतना बड़ा झूठ उस सब क्या कर रहे हैं भाई? ये सुनकर टोनटाटा के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और लियो उन दोनों को उस मॉन्स्टर फिश को खाने के लिए देता है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ा था, पर आखिर इतने छोटे लोग इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? खैर मुझे क्या। और रॉबिन उस से पूछती है कि आखिर ये ऊसोलैंड क्या है भाई, जरा उसे गौर से देखो रॉबिन। और रॉबिन की नजर एक स्टैचू पर जाती है और लियो से पूछती है कि क्या ये स्टैचू माउंट ब्लैंक नोलैंड का है क्या? हाँ, तुमने सही कहा, तुम भी उसे जानते हो, है ना? और जिस आदमी ने स्काइपिया को ढूंढा था, यानी कि नोलैंड ने, उसी इंसान ने 400 साल पहले टोनटाटा किंगडम की हेल्प की थी। जब उन पर सभी लोग अत्याचार कर रहे होते हैं, तब नोलैंड ने इनकी मदद की थी और जंग में इन सभी को जीत दिलवाई थी। और इसीलिए टोनटाटा किंगडम के लोग इसे एक लेजेंडरी हीरो के रूप में देखते हैं। जब ऊसोलैंड ने कहा कि वो उन्हीं के वंशज में से एक है, तो मैं हैरान रह गया। और फ्लैशबैक में ऊसॉप इन सभी से कहता है कि जरा मेरे सर को देखो, ये इस बात का प्रूफ है। और ये सभी लोग ऊसॉप पर बहुत आसानी से यकीन भी कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, नोलैंड जैसा। आज तुम लोगों का यहाँ पर होना जरूर हमारी किस्मत में लिखा होगा। हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि आज वही दिन है जब हम सभी ने डोफ्लामिंगो से लड़ने की कसम खाई थी और 400 सालों के बाद एक लेजेंडरी हीरो फिर से वापस आ चुका है। ऊसोलैंड, तुम्हारे खाना खाने के बाद हम अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए फ्लावर फील्ड में जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारा कमांडर और किंग रिको आर्मी के सोल्जर्स हमारा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। चलो डोंक्यूटी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऊसोलैंड के साथ हमें कोई नहीं रोक सकता, हम सभी जीत कर दिखाएंगे। तुमने सही कहा, ऊसोलैंड, ऊसोलैंड, ऊसोलैंड। और सभी लोग ऊसोलैंड को चीयर अप करने लगते हैं, जिसे देखकर और सुनकर ऊसॉप की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है, भाई गया ये, खत्म है बंदा, हालत खराब है इसकी। और यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर चॉपर, नामी, ब्रूक और मोमो एक अजीब सी आवाज को सुनकर डर जाते हैं। और चॉपर और ब्रूक जैसे ही दरवाजा खोलकर देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शिप के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अगर फ्रैंकी ने इसे देख लिया तो वो पागल ही हो जाएगा। और तभी अंदर से कोई इन पर एक कलरफुल क्लाउड जैसी चीज का यूज करके अटैक करता है, जिसकी वजह से शिप के अंदर का गेट बदल जाता है। अरे ये क्या है? और सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और तभी अंदर से एक लेडी बाहर आती है जो कि डोंक्यूटी फैमिली की एक मेंबर होती है और इसका नाम है गियोला। ये एक डेविल फ्रूट यूजर है और इसकी पावर्स आर्ट के ऊपर बेस्ड हैं। जो भी ये इमेजिन करते हैं उस चीज का एक क्लाउड बनाती है और अगर उस क्लाउड को किसी भी चीज पर थ्रो करते हैं तो वो उसकी इमेजिनेशन में बदल जाता है। और तभी इसके दो चेले चपाटे भी यहाँ पर आ जाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। और डोंक्यूजॉट फैमिली का नाम सुनकर चॉपर, फ्रैंकी, नामी, मोमो हैरान हो जाते हैं और ये आंटी अजीब सी हरकतें करने लगती है। मेरे मन में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही ज्यादा सुंदर आर्ट होने वाली है। और अपना एक इमेजिनेशन क्लाउड बनाने लगती है और ब्रूक, नामी, चॉपर इन तीनों की बॉडीज चेंज होने लगती हैं और इनकी लुक्स बुरे तरीके से चेंज हो जाती हैं, जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। और नामी इस पर गुस्सा करती है, साली बुढ़िया, ये तूने क्या कर दिया? ये है कलाकारी, एक देसी कलाकार की, और तुम आम लोग एक देसी कलाकार को नहीं समझ सकते हो। हमें वापस से पहले जैसा कर दो बुढ़िया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर हाँ, अगर तुम मोमो को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सुनकर मोमो डर जाता है और ये क्या हो गया भाई मोमो को? ये क्या हो गया ऐसे? मोमो परेशान मत हो, हम उससे तुम्हें लेने नहीं देंगे, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें सुन लिया। और तब ये सभी लोग शिप के ऊपर से भाग जाते हैं और नामी कहती है कि अगर ये लोग शिप के ऊपर रहेंगे तो ये पूरी शिप को बर्बाद कर देगी। पर गियोला अपने दोनों साथियों को एक सबमरीन के जरिए इन सभी के पीछे भेज देती है और अपनी आर्ट का यूज 1000 सनी के ऊपर करने लगती है। हे हेलो, तुम्हें हम पर हमला करना चाहिए, हमारी शिप को छोड़ दो। पर गियोला 1000 सनी पर अपनी इमेजिनेशन पावर्स का यूज करती है, जिससे सनी पूरे तरीके से बदल जाती है।
तुम्हें क्या लगता है ना ये सुंदर है? हाँ? अरे यार ये इसने क्या कर दिया? अब हम इसे एक शिप भी नहीं बुला सकते। अब तुम स्ट्रॉ हेड्स के पास ड्रेसरोसा से भागने का कोई भी चांस नहीं है। अरे नहीं यार, हमारा प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो गया। नामी सरेंडर कर दो। और कोलोसियम के अंदर एक ऑफिसर रिकी से ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहता है, क्योंकि रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पर रिकी इसे मना कर देता है, पर ये आदमी इसे फोर्स करने लगता है और इसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, जिस पर रिकी इसे कहता है कि मेरे मास्क को हाथ मत लगाओ, और कमजोरी की वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी रेबेका यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर रिकी को अपने बचपन की याद आ जाती है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है रिकी, तुम इनका इलाज करवाना चाहिए। और जैसे ही रिकी की तरफ हाथ बढ़ाती है, रिकी यहाँ से उठकर चला जाता है रेबेका, मुझे माफ कर देना। और रेबेका भी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम डॉन क्विक्टी फैमिली के वेटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर डियामांटे बेलेमी को एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर बेलेमी हैरान हो जाता है। और ये क्या, जोकर चाहता है कि मैं स्ट्रॉ हेड को मार दूं? और वो एक ऐसे आदमी को दूसरा मौका दे रहा है जो कि मैच जीत नहीं पाया। बेलेमी, क्या तुम खुश नहीं हो? क्योंकि असैसिनेशन एक बहुत ही ज्यादा आसान काम है। और ये सुनकर बेलेमी उसी पल को याद करता है जहाँ पर लूफी इसे चीयर अप करता है जब ये हार रहा था। ए बेलेमी, हार मत मानना। और डियामांटे कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें डॉन क्विक्टी फैमिली में एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिल जाएगी। सोच लो क्या करना है। और यहाँ पर कैवेंडिश आराम से खाना खा रहा होता है, और तभी बार्टोलोमियो यहाँ पर आ जाता है। मैंने सुना है कि तुम लूसी को मारना चाहते हो कैवेंडिश। तुम बार्टोलोमियो हो ना, मुबारक हो फाइनल में जाने के लिए। और लूसी, हाँ तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं, और अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अरे मैं तो डर गया, मेरा उसके साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और बैटलफील्ड में ऑडियंस पागल होती जा रही है। बहुत सारे लोग पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं दोस्तों, और ब्लॉक सी का बैटल ग्राउंड बहुत ही ज्यादा गर्मा रहा है। सभी एक से बढ़कर एक हैं। और हम हाजिरुद्दीन को देखते हैं, जो कि यहाँ के सभी फाइटर्स को कीड़ों की तरह मसल रहा होता है। तो दोस्तों, जिसे अभी आप मैदान में देख रहे हैं, वो एक न्यू जनरेशन का वॉरियर है, जो कि फेमस जायंट कंट्री एल्बाफ से आया है, और इसका नाम है हाजिरुद्दीन। जिस पर एक फाइटर बोलता है, तुम बहुत बड़े हो, ये नाइंसाफी है। और हाजिरुद्दीन इसे बहुत आसानी से मसल देता है। मैं फ्लेयर फ्रूट को जीत कर ही रहूंगा, जिसके बाद एल्बाफ का राजा बन जाऊंगा। अरे दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसे कौन रोक पाएगा? हाँ। और तभी इसकी नजर दूसरी तरफ जाती है। अरे दोस्तों, ये क्या? लगता है मैदान में एक बुल बेकाबू हो चुका है। ये किलर बुल है, जिसने कोलोसियम की फाइट के दौरान 21 प्रिजनर्स को एक ही साथ मार डाला था दोस्तों। और इसके इसी बिहेवियर की वजह से इसे ब्रूटल बुल भी कहा जाता है, यमराज का भैंसा। पर ऐसा लगता है कि किसी को मालूम है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो कोई और नहीं बल्कि लूसी है, जो कि आप सभी का चहीता बन चुका है। और लूसी मस्त इस बुल के ऊपर सवार होकर सबको ढेर करता जाता है। चलो उसी, सबको मार डालो, मुझे ये बंदा पसंद है दोस्तों, आपको क्या लगता है? और ऑडियंस लूसी को देखकर, यानी कि लूफी को देखकर चीयर अप करने लगती है। और लूफी ने इस बुल का नाम उसी रख दिया है, और ये बुल सभी को एक एक करके ढेर करता जाता है। बहुत बढ़िया, चलो सबको ढेर करते हैं उसी। ये सब देखकर कैवेंडिश कहता है, वो एक फेक नेम के साथ भी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। कितना मजाकिया है ना ये। और तभी उसी, यानी कि ये बुल हाजिरुद्दीन के पैर से जाकर टकरा जाता है, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। और ऑडियंस में से एक आदमी चिल्लाकर कहता है, अरे नहीं, वो तो हाजिरुद्दीन को चैलेंज कर रहा है, ये तो एक मिस मैच है। और हाजिरुद्दीन एक ही मुक्के में बुल और लूफी का पापड़ बना देता है, और दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे नहीं दोस्तों, ये तो एक मिस मैच था। एल्बाफ के इस बंदे ने कोलोसियम के ब्रूटल बुल को और एक अननोन ग्लैडिएटर लूसी को कुचल दिया है दोस्तों। गियाटसन, वो देखिए। जिसे देखकर रेबेका भी चौंक जाती है, और हम देखते हैं कि लूफी उसी की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर इस अनाउंसर की आंखें बाहर आ जाती हैं। और लूफी उसी के सर के ऊपर हाथ रखता है, और इसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा उसी, तुमने अच्छा काम किया। और लूफी खड़ा हो जाता है और हाजिरुद्दीन को देखने लगता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है, और सभी लोग लूफी को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। और लूफी गुस्से से हाजिरुद्दीन की तरफ देखता है, और लूफी अपने सेकंड गियर का यूज करता है, और एक ही सेकंड में इस जायंट की आंखों के सामने आकर लूफी अपने लेफ्ट हैंड में आर्मामेंट हाकी का यूज करता है, और एक खतरनाक पंच मार देता है इस जायंट के ऊपर, और जायंट नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऑडियंस की आंखें बाहर आ जाती हैं, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या दोस्तों, लूसी ने इतने बड़े जायंट को नॉकआउट कर दिया है, वो जायंट नॉकआउट हो चुका है दोस्तों। और सारी ऑडियंस लूफी को देखकर जोश में आ जाती है। लूसी, ग्रेट हो तुसी। और सारे ग्लैडिएटर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लूसी, तुम तो कमाल के हो। और ये अनाउंसर कहता है, तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सब पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं। लूसी ने ये कर दिखाया है, अंदर आया और ब्लॉक सी में तबाही मचा दी है। और लूफी उसी के पास वापस जाता है, और इसके सिर पर अपना हाथ रखकर कहता है, मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया उसी। और उसी को अपने कंधे पर उठाकर रिंग की साइड में रखने जाता है। तभी एक बंदा दौड़ते हुए जाता है जहाँ पर जायंट गिरा हुआ है। अगर तू सोना ही चाहता है तो रिंग से बाहर चला जा। और इसे एक खतरनाक पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस जायंट की पूरी बॉडी उड़कर ऑडियंस पर जाकर गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो गाइस, ये है 2 टाइम चैंपियन ईडियो। और ईडियो एक एक करके सभी को नॉकआउट करना शुरू कर देता है, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इसके पंच में एक्सप्लोसिव पावर्स हैं। और अब लूफी इसके सामने आ जाता है, और इस बंदे का पूरा नाम है डिस्ट्रक्शन कैनन ईडियो, और ये एक XXX रैंक बॉक्सर है। अब लूफी ईडियो की तरफ देखने
देखने लगता है और लूसी अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा जीपीएस इतना ज्यादा खराब है। और ये बात जोरो को लग जाती है दिल के ऊपर। चुप कर, वो बस एक छोटी सी मिस्टेक थी। वो एक छोटी सी मिस्टेक थी। हाँ पागल इंसान, तुम 27 बार गलत डायरेक्शन में जा चुके हो। तुम उस सीढ़ी से उतरे हो जिसे तुम 31 बार चढ़ चुके हो। वो जरा सी मिस्टेक नहीं थी और हम फ्लावर फील्ड के करीब जाने की बजाय और भी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं। चुप कर, अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तो मैं लीड करना नहीं आता है। और गुस्से में जोरो इसे झाड़ियों में फेंक देता है और इसे अकेला छोड़कर जोरो यहाँ से चला जाता है। पर तभी एक चक्कर लगाकर जोरो वापिस से इसके पास आ जाता है। ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है, या फिर शायद नहीं। अरे कहाँ हूँ मैं यार? तुम खो गए हो क्या? तुम किसी तरह के बेवकूफ हो? बेवकूफ किसे कहा? हाँ? प्लीज मुझे मेरे लोगों के पास ले चलो। और जोरो इस पर तरस खा के इसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। और ग्रीन बीट के ऊपर फुजितोरा एक और बार अपनी ताकत का यूज करता है और आसमान से एक मीटियोर समन कर लेता है और लॉ पर हमला कर देता है। लेकिन लॉ रूम की एबिलिटी का यूज करके इस मीटियोर को बीच में से काट देता है। एक वॉलॉर्ड ही ये कर सकता है। तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो फुजितोरा। अरे यार ऐसा मत कर, वो मेरा शिकार है फुजितोरा, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। और लॉ के ऊपर बुलेट स्ट्रिंग नाम का एक अटैक यूज करके हमला करता है, जिसकी वजह से लॉ के फेस के ऊपर एक कट लग जाता है और लगातार लॉ पर हमले करना शुरू कर देता है। और लॉ अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। अच्छा तो तुम खेलना चाहते हो लॉ? हाँ? और लॉ का पीछा करने लगता है और कुछ समय तक दौड़ने के बाद डोफ्लामिंगो लॉ को पकड़ ही लेता है। तुम भाग नहीं सकते हो लॉ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमारा समय खराब करने की कोशिश कर रहे हो ना, पर तुम जो चाहते हो मैं वो होने नहीं दूंगा। और फुजितोरा भी यहाँ पर आ जाता है और लॉ को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब इसके बाद कोलोजियम के अंदर लूसी और ईडियो आमने सामने की लड़ाई में है दोस्तों, और ये एक बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। और ईडियो दौड़ते हुए लूफी के पास जाता है और इस पर पंचेस मारने लगता है, पर लूफी बहुत आसानी से इसके सारे पंचेस को डॉज करता जाता है और दोनों के बीच में मुक्को की फाइट शुरू हो जाती है। और लूफी पर एक जोरदार एक्सप्लोसिव पंच मारता है, पर लूफी इसे डॉज कर जाता है और इसके पीछे खड़े ग्लैडिएटर्स इसकी चपेट में आ जाते हैं। भाई साहब तुम्हारे पंचेस तो बॉम्ब की तरह है भाई। मैं मेरे पंचेस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं इस डेविल फ्रूट को जीत कर सबसे टॉप पर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसका डेविल फ्रूट कभी नहीं लेने दूंगा। मैं वो लेकर आऊंगा। और लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं, वो मैं ही हूँ जो कि चैंपियन बनने वाला है। और लूफी भी अपने आर्मामेंट हाकी का यूज करके इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों के पंचेस की वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर ऑडियंस जोश में आ जाती है। और इसके बाद हम कानो किंगडम के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर साई, बू और डॉन चिनजाओ बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को हराते जाते हैं। और तभी चिनजाओ अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है और सभी कमजोर ग्लैडिएटर्स को बहुत आसानी से ढेर कर देता है। ये देखकर कुछ ग्लैडिएटर्स कहते हैं कि ये तो कॉन्करर हाकी है भाई, और कहते हैं कि ये बंदा अपने जमाने में एक पायरेट हुआ करता था जिसके ऊपर 500 मिलियन की बाउंटी थी। और ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को दिखाया जाता है। फंक ब्रदर्स भी कुछ लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं और ऐसे ही सभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। और लूफी और ईडियो भी आपस में बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं। और तभी लूफी की हैट उतर जाती है। अरे नहीं मेरी हैट, एक सेकंड भैया आया मैं। और फंक ब्रदर्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और बू की हालत खराब कर देते हैं। और लूफी का हेलमेट निकल जाने की वजह से ये एक्सपोज हो सकता है, इसलिए अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बाउंटी हंटर लूफी के हेलमेट को उठा लेता है। मैं इसे वापस नहीं करूंगा। मैंने एक रूमर सुना है, मंकी लूफी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर आ चुका है और सीक्रेटली हम सभी के बीच में लड़ रहा है। तुम तो वो नहीं हो ना? अरे नहीं भाई, मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरा नाम लूसी है भाई, लूफी थोड़ी है। जीन भाई हेलमेट दे दे यार मेरा वापस। और तभी चिनजाओ यहाँ पर आ जाता है। स्ट्रॉ हैट लूफी, कार पे मुझे देखो, मैं तुम्हारे पोते को मार डालूंगा। अब सिर्फ 40 कॉम्पिटिटर्स बचे हैं और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतने वाला है? अब लूफी जीन का पीछा कर रहा होता है क्योंकि इसके पास इसका हेलमेट है। भाई हेलमेट वापस कर दे यार। और लूफी का पीछा चिनजाओ कर रहा होता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति को कीड़े की तरह मसल रहा होता है और लूफी को गार्प का पोता कहकर पुकारता है। ये सुनकर जीन कहता है, अच्छा तो तुम गार्प के पोते हो? हाँ तुम सच में वही हो। साले मुझे मेरा हेलमेट वापस कर दे। लोग मुझे जीन द बेंडित बुलाते हैं और जिस चीज को मैं एक बार चुरा लेता हूँ मैं उसे वापस कभी नहीं करता। तभी कुछ लोग लूफी पर हमला करने आते हैं पर लूफी आसानी से डॉज कर जाता है और तभी इसकी दाढ़ी भी खुल जाती है और जीन अपने तलवार की स्लैश का यूज करके लूफी के चेहरे के ऊपर लगा वो कपड़ा भी खोल देता है। तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो और तुम घबरा क्यों रहे हो? हाँ अरे 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 यार, इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो है कि तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो। हाँ अरे नहीं नहीं, मैं लूसी हूँ, मैं लूफी नहीं हूँ। और बहुत सारी तलवारों से लूफी पर हमला कर देता है पर लूफी बहुत आसानी से इन सभी को डॉज कर जाता है और लूफी इसकी नजरों से गायब हो जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि स्ट्रॉ हैट भी इस कंपटीशन में एंटर हुआ है और मेरे पास उसे हराने का एक मौका है। यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ मैं इसे अपनी शूटिंग स्किल का यूज करके हरा सकता हूँ। कैक्टस कहाँ गया भाई? वो कहाँ है वो? और फंक ब्रदर्स में कैडी फंक
सभी लोगों को बहुत आसानी से हरा रहा होता है और इन सभी को कीड़ों की तरह मसल रहा होता है। अरे दोस्तों ये क्या, ये बॉबी कहाँ चला गया? और कैली अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी? मैंने देखा यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने सब कुछ देखा। और कैली एक डेविल फ्रूट यूजर है और इस बंदे ने जैकेट 2 इन अ कोट फ्रूट खाया है, जिसका यूज करके ये एक जैकेट में बदल सकता है और इसे पहनने वाला इसका यूज भी कर सकता है। और इस तरह से ये दोनों भाई एक हो जाते हैं और जो भी इसे पहनता है उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल हो जाता है और इसका यूज करके बू को बुरी तरह से हरा देता है। और तभी साई यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर किली कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को सेकंड्स में हरा दिया। वो इसलिए आ रहा क्योंकि उसने खुद को अच्छे से ट्रेन नहीं किया था। और ऐसा बोलने के बाद दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। और साई हवा में जंप करते हुए इस पर एक जोरदार किक से हमला करता है, जिससे कि फंक ब्रदर्स एक ही बार में नॉकआउट हो जाते हैं। ये देखकर ऑडियंस और भी ज्यादा जोश में आ जाती है और ये अनाउंसर कहता है उसने दिखा दिया कि एक लीडर होने का क्या मतलब होता है। और साई अपने मन में कहता है जब तक हम अपने असली पर्पस को कंप्लीट नहीं कर लेते मैं नहीं हार सकता। और तभी इसके पीछे एक धमाका हो जाता है और इस धमाके से ईडीओ बाहर आता है। मुझे कोई शक नहीं कि इस ब्लॉक के तुम सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो और मैं तुम्हारे जैसे एक खतरनाक ओपोनेंट से लड़ना चाहता हूँ और तुम्हें हरा कर टॉप पर जाना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हम नामी और मोमो को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से ऑल्टर हो चुके हैं और इनके पीछे डोफ्लामिंगो के आदमी पड़े हुए होते हैं। और गियोला इन सभी से कहती है स्ट्रॉ हैट्स, हार मान लो। एक हारी हुई लड़ाई को लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है और मैंने अपने 8 फ्रूट का यूज करके तुम्हारी शिप को एक कलाकारी में बदल दिया है। मैं हूँ एक देसी कलाकार और तुम ड्रेसरोजा से भागकर अब नहीं जा सकते हो और मोमो को हमारे हवाले कर दो। मैम बाकी के दो लोग कहाँ पर गए? वो छोटा बच्चा और वो भूतिया इंसान। और तभी चॉपर और ब्रूक पानी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। बदमाशों हम यहाँ पर हैं। और जल्दी से इन्हें बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अरे वो लड़की और वो वानो का बच्चा कहाँ गया? और तभी इनके सामने थंडर क्लाउड्स आने लगते हैं, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि नामी ने बनाए होते हैं। अरे यार हमने तो इन पर ध्यान ही नहीं दिया। और तभी ये सारे बबल्स फूट जाते हैं और इन सभी के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। और नामी अपने थंडर ब्रीड टेम्पो का यूज करती है और इन सभी पर एक जोरदार बिजली गिर जाती है। और नामी गियोला से कहती है चाहे सिचुएशन जितनी भी बुरी हो, हम सनी को पीछे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नामी तुम तो कमाल की हो। और चॉपर ब्रूक जाओ और जाकर हमारी शिप को वापस ले लो। क्या? ये क्या कह रही है नामी? हम अरे हम कैसे करेंगे पागल। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जिसके सामने वेपन्स का ढेर होता है। अबे ये क्या उठा लिया तूने? अरे दोस्तों ये क्या, जिंदा बैंडिट ने जितने सारे वेपन्स हो सकते थे उतने सारे वेपन्स को उठा लिया है और इस वक्त ये लूफी का सामना कर रहा है। मुझसे फाइट करो लूसी, मेरा मतलब है स्ट्रॉ हैट लूफी। अरे यार अगर इसे पहले से ही पता है कि मैं कौन हूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा बोलकर जीन पर अपने हेलमेट के लिए हमला करता है और जीन बहुत सारी तलवारों का यूज करके लूफी पर काउंटर अटैक परफॉर्म करता है, जिससे लूफी तो आराम से डॉज कर जाता है, पर इसके पीछे खड़े लोग जख्मी हो जाते हैं। मैंने तुम्हारी वजह से इन 2 सालों में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। क्या मेरी वजह से? तुमने एम्पर डाउन से जिन प्रिजनर्स को आजाद किया था, मैंने उन सभी को पकड़ लिया था और मैं उन सभी की तलाश कर रहा हूँ जो कि वहाँ से भागे थे और जो कि है स्टार क्लाउन बगी, फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे, सर क्रोकोडाइल, क्वीन ऑफ द क्वेयर्स इवांकाफ और शिरी ऑफ द रेन। और मैं उन सभी की तलाश भी कर रहा हूँ जो कि लेवल 6 से भागे थे। लूफी पर हमला करता रहता है, पर लूफी इसके सारे हमले बहुत आसानी से डॉज करता जाता है। ये क्या, मैं इसे हरा के नहीं पा रहा। और लूफी पर और भी तेजी से हमले करने लगता है, पर लूफी बहुत ही ज्यादा आसानी से इसके सारे हमले डॉज करता जाता है। और तभी जीन रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लूफी के पीछे डॉन चिन जाओ आकर खड़ा हो चुका है और कुछ तलवारें इसके पेट में जाकर लग जाती हैं, जो कि जीन द बैंडिट ने फेंकी थी। ये देखकर जीन डर जाता है और तभी लूफी इससे इसका हेलमेट वापस ले लेता है और चिन जाओ जीन पर अपने सिर से हमला करता है और इसके एक ही हमले से इसकी बत्ती गुल हो जाती है और जीन एलिमिनेट हो जाता है। इतने सालों के बाद भी लेजेंडरी चिन जाओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। और अपने पेट पर लगी हुई तलवारों को जीन पर मार देता है। साई और ईडियो भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। लूफी अपने हेलमेट को पहन लेता है और तभी चिन जाओ इसके सामने आ जाता है। तुम्हारे दादाजी ने जो कारनामा किया है उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी स्ट्रॉ हैट। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे मेरी पावर्स भी छीन ली और इसने मेरी जवानी के कुछ सुनहरे पलों को भी छीन लिया। अरे यार मैंने पहले भी कहा है, मुझे नहीं मालूम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी अचानक से लूफी सीरियस हो जाता है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, मुझे तुम्हें मारना होगा। ठीक है आ जाओ। और लूफी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपना सेकंड गियर एक्टिवेट करता है और चिन जाओ भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। हालांकि ये पर्सनल नहीं है, पर मैं इसे हराए बिना इस कंपटीशन को नहीं जीत सकता हूँ और मैं फ्लेयर फ्रूट को किसी के भी हाथों में नहीं लगने दे सकता। और ऐसा बोलकर चिन जाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है। मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा स्ट्रॉ हैट। और साई और पू इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, जिन्हें ये दोनों मारकर बहुत आसानी से साइड में फेंक देते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये देखकर सारी ऑडियंस की आंखें बाहर आ जाती हैं और ये अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लूफी अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज करता है और चिन जाओ भी अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज करता है और इन दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक बहुत खतरनाक फ्लैश पैदा होता है और दोनों अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे ग्लैडिएटर्स एक ही बार में नॉकआउट हो जाते हैं और इन दोनों की कॉन्करर हाकी की फ्लैश की वजह से सारे ग्लैडिएटर्स रिंग के बाहर चले जाते हैं और कोलोजियम में अंधेरा छा जाता है, जिसे देखकर कैवेंडिश, बार्टोलोमियो, रेबेका, यहाँ तक कि अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और डियामांटे को भी ये खतरनाक ताकत फील होती है और एक खतरनाक फ्लैश के साथ पूरे मैदान में एक येलो रोशनी फैल जाती है और जैसे ही रोशनी खत्म हो जाती है लूफी और चिनजाओ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक सी में अब बस 2 लोग बचे हैं और इसी के साथ ही सीरीज का 75th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और गाइज अगर आपको इसका अगला पार्ट कल चाहिए है तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर 12,000 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर देना और गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे 3-4 घंटे में ही पूरा कर देंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।